Okay, good morning students of class 10. Today I am going to proceed from the topic formation of image of a finite object by a plane mirror. Okay, so we have to draw a ray diagram with the help of a plane mirror of a finite object. Formation of image of a finite object by a plane mirror Okay, so with the help of plane mirror we have to find out the formation of image of a finite object. Suppose that there is a plane mirror, okay, and an object AB is placed at a distance from it. एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रखा हुआ है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो है वो एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, एक रे यहाँ से गई, ठीक है ना, जो प्लेन मिरर पे फॉल करेगी, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रियल रे तो पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, जबकि आप देखेंगे जो वर्चुअल रे है हमारी, वर्चुअल रे वो कहीं मिरर में पीछे की तरफ जाएगी, और मिरर में जहाँ पीछे की तरफ जाएगी वहाँ जाकर, ठीक है, वर्चुअल रे पीछे की तरफ एनलार्ज होगी। दूसरे ही पल एक और रे यहाँ से निकलेगी जो कि प्लेन मिरर पर जाके फॉल होगी, और ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों जो ये रेज़ हैं, ठीक है ना, दोनों रेज़ जो हैं ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इनकी वर्चुअल रे कहीं पीछे की तरफ जाएगी, वर्चुअल रे जहाँ पीछे की तरफ जाएगी आपको पता है इस तरीके से इनका फंक्शन होगा। और ये भी पता है कि अगर कोई रे जो है वो सीधे परपेंडिकुलर फॉल होती है मिरर पे, परपेंडिकुलर फॉल होती है, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भाई देखिए आपको पता है जब कोई परपेंडिकुलर फॉल होती है तो उतने ही डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वर्चुअल रे पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी, ठीक है, वर्चुअल रे पीछे की तरफ जाएगी, रियल रे तो रिफ्लेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और वर्चुअल रे जहाँ जाएगी वहीं पर हमारा जो है वो क्या होगा, इस तरीके से जो रेज जो होंगी, जो दो रेज होंगी वो मीट करेंगी जाके, ठीक है, और वहीं से बी पॉइंट से एक रे निकलेगी, ठीक है, जो सीधे परपेंडिकुलर गिरेगी जाके प्लेन मिरर पर, और यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा, ठीक है, इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और जो इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो इमेज फॉर्मेशन में ये हमारा इमेज बनेगी जाके यहाँ पर, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। यानी कि ये जो इमेज बनी है वो एक्चुअल में वर्चुअल रेज के मीट करने की वजह से बनी है, वर्चुअल रेज के मीट करने की वजह से बनेगी। इसमें आप देख रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस आपको ज़्यादा लग रही होगी एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, बट ये थोड़ा सा ड्रॉ करने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है ना, एस एंड टी, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ये ए एस डिस्टेंस है वो ही एस ए डैश डिस्टेंस होगी जाके, यानी कि अगर ये डिस्टेंस एक्स है, या ये हम कह सकते हैं एक्स मीटर की दूरी पर, एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जो इमेज बनेगी वो भी एक्स मीटर है, एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। और जो इसकी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, वही हमारी इमेज की भी हाइट होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों ही केस में जो है वो क्या होने वाले, सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम होने वाली है, डिस्टेंस सेम होने वाली है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये डिस्टेंस बराबर रहेगी, सिर्फ डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज के, ठीक है ना, जो कि प्लेन मिरर से हमको मिलते हैं, तो वही हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा, ठीक है ना, प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ध्यान से देखने वाली बात है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। ये इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्ट के नहीं, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि कौन बना रहा है, प्लेन मिरर जो इमेज बना रही है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल एंड डायरेक्ट,
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो है जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इमेज का वो होगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा द डिस्टेंस बिटवीन द mirror and the image is same as the distance between the mirror and the object, यानी कि मिरर और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो द डिस्टेंस बिटवीन द mirror and the image is same as the distance between object and mirror, ठीक है। आगे देखिए चौथा जो आपका दिया गया है, ठीक है, जो चौथा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, वहाँ जगह नहीं बची, तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या, इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसी होती है, इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। अभी लेटरली इन्वर्टेड क्या नया बवाल है वो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये जो हाइट है दोनों की वो बराबर है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, मतलब जब अपने आप को आप मिरर में देखेंगे तो बिल्कुल जैसे आप खड़े हैं वैसी ही इमेज बनेगी, उतनी ही हाइट की बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और दूसरी बात है जो फोर्थ पॉइंट है, इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी इमेज को देखेंगे, अपनी इमेज को अगर आप देखेंगे तो अपनी इमेज को देखने पर आप अगर मिरर में देख रहे हैं अपनी इमेज को, तो अगर आप अपना राइट हैंड उठा रहे हैं तो मिरर में इमेज में ऐसा लगेगा कि वो लेफ़्ट हैंड है, और आपका लेफ़्ट हैंड अगर आप उठाएंगे तो मिरर में लगेगा कि वो हमारा राइट हैंड है। तो जो ये लेफ़्ट राइट रिवर्सल हुआ है, लेफ़्ट और राइट में जो बदलाव हुआ है, जो लेफ़्ट राइट रिवर्सल हुआ है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज is known as known as lateral inversion. So the definition for the lateral inversion is that the left right reversal of the object and the image, ठीक है ना। तो lateral inversion की definition की अगर हम बात करते हैं, what is lateral inversion? तो the left right reversal, the left right reversal between the object and the image is known as lateral inversion. ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लेफ़्ट और राइट का जो बदलाव होता है, बदल जाता है, खेल बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। आई थिंक तो इतना डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है ना। इमेजेस के बारे में बात करते हैं कि इमेजेस हमारी कितनी टाइप की होती हैं। तो दो टाइप की इमेजेस होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लगातार बताता चल रहा हूँ कि इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर है, लेकिन आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो कैसे होगा वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है, वो दोनों बातें मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि आपको पहले तो देखना है टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस क्या है, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस में सबसे पहले अगर हम इमेज की बात करते हैं तो हमारी जो इमेज है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। रियल इमेज, ठीक है। और दूसरे टाइप की जो इमेज है हमारी वो है वर्चुअल इमेज, ठीक है।
तो रियल इमेज और दूसरा है हमारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, वो देखने वाली बात है। तो पहली चीज़ है रियल इमेज में, ठीक है, रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ये हमेशा कहाँ बनती हैं, स्क्रीन पर बनती हैं। रियल इमेजेस आर ऑलवेज formed on the screen। रियल इमेजेस हमेशा कहाँ बनती हैं, स्क्रीन पर बनती हैं। ठीक है, ये स्क्रीन कुछ भी हो सकती है। स्क्रीन है वो, स्क्रीन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्क्रीन के एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं। कर्टेन हो सकता है, ठीक है, कर्टेन हो सकता है, वाइट शीट हो सकती है, ठीक, कर्टेन हो सकता है इसके एग्जांपल में, वाइट शीट हो सकती है, ठीक है, वाइट शीट भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, और आप जो है वॉल ले सकते हैं, ठीक है, या कोई बहुत लार्ज शीट ले सकते हैं, कोई भी शीट हो सकती है, मेटेलिक शीट्स है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं हमारे, ये रियल इमेजेस के एग्जाम, मतलब ये स्क्रीन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, ये वॉल, ये बोर्ड, ये वाइट बोर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाइट बोर्ड भी एक स्क्रीन की तरह वर्क कर सकता है। यानी कि रियल इमेजेस जो हैं वो हमेशा कहाँ पर बनेंगी, जाके ये वाइट रियल इमेजेस जो हैं वो हमेशा वो स्क्रीन पर फॉर्मेशन होगा इसका। ठीक है, स्क्रीन पर इसका फॉर्मेशन होगा जाके रियल इमेजेस का। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रियल इमेज वर्चुअल इमेजेस की, तो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड, आर नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस are not formed on the screen. Virtual images are not formed on the screen. They always formed on the mirrors और लेंसेज। ये स्क्रीन पर नहीं बनते, केवल कहाँ बनते हैं, या तो मिरर पर बनेंगे या लेंस पर बनेंगे। और ये कहाँ पर बनती है, रियल इमेजेस कहाँ पर बनती है, हमेशा जो है वो स्क्रीन पर फॉर्म होती हैं। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द रियल रेज। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ रियल रेज। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका है, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ वर्चुअल रेज। ये कैसे मिलती हैं, हमेशा हमको वर्चुअल रेज के मीट करने से मिलती हैं। ठीक है, वर्चुअल रेज के मीट करने से मिलती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस का कॉन्सेप्ट। और नंबर 3 हमारा जो है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो अगर हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेजेस कैसी होती हैं, हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ हो तो इमेज जो बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है ना, उल्टी बनती है इमेज। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो बनती है वो बिल्कुल ऐसी बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, तो उल्टी इमेज का फॉर्मेशन होता है इस केस में। ठीक है, तो उल्टी इमेज क्यों बनती है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। उल्टी इमेज इसलिए बनती है क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ये अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका नेम है AB, और तो इस जो इमेज मिलेगी वो क्या है, B' एंड A'। ये क्या है, इमेज है। ठीक है,
तो आप देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या मिल गया, इमेज। ऑब्जेक्ट से क्या मिल गया, इमेज मिल गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज था बी डैश ए डैश, तो ऑब्जेक्ट से क्या मिला, हमें इमेज मिला जाके। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये रियल इमेजेस हैं, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती, इरेक्ट होती है। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, जैसा भी ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, तो ये जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी बी डैश एंड ए डैश, ठीक है। तो बी डैश एंड ए डैश इमेज का फॉर्मेशन होगा जाके। कोई समस्या है इसमें, ठीक है। तो इतना क्लियर, सॉरी मैंने गलत बना दिया, ठीक है। इसमें भी मैंने इन्वर्टेड बना दिया, जबकि इसमें कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। मतलब इसमें अगर ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए बी ए डैश बी डैश ही इमेज मिलेगी जाके, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिमाग में कुछ और चीज़ सोच रहा था, ठीक है। वर्चुअल इमेज में क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा कि जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसी ही इमेज हमको मिलेगी जाके, इरेक्ट इमेज मिलेगी। जैसे आप देखते भी हैं कि प्लेन मिरर में आप खड़े होकर अपनी इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो आप जब खड़े होते हैं वो प्लेन मिरर में इमेज बन रही होती है, तो वो इमेज बिल्कुल आपके जैसी ही बनी होती है, जैसे आप खड़े हैं बिल्कुल वैसी ही बनती है। तो हमेशा वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट मीन्स प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपकी थी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज होती है जाकर, ठीक है। खैर इतना आपका क्लियर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है। इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए, ठीक। आगे हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक। अभी तक आपने जो पढ़ा वो प्लेन मिरर पढ़ा था, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था प्लेन मिरर से। लेकिन अब हम पढ़ेंगे वर्चुअल स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। रियल और वर्चुअल वहाँ पे जो भी थे आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझ लीजिए क्या चीज़ है। स्फेरिकल मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स को देखते हैं। मतलब स्फेरिकल प्लेन मिरर्स जो हैं वो प्लेन होते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो कुछ कर्व शेप के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब है दीज आर मेड अप ऑफ स्फेयर, दे आर मेड फ्रॉम स्फेयर्स, दे आर मेड फ्रॉम स्फेयर्स, स्फेयर्स से बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बेसिक में बिल्कुल सिंपल से समझा दूँ, तो ये हमारा स्फेयर है, बिल्कुल कांच का स्फेयर है, बिल्कुल गोल एकदम से, अंदर से हॉलो स्फेयर है कांच का, और बिल्कुल अंदर से हॉलो है, ठीक, ग्लास का बना हुआ है पूरा। और इसमें से अगर आपने क्या किया, इतने पोर्शन को काट के निकाल दिया, यानी इतना पोर्शन आपने अलग कर दिया, इतना पोर्शन आपने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपको एक केव लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक गुफा के जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, और इसकी आपने आउटर सरफेस पे क्या कर दी, पॉलिश। भाई प्लेन मिरर में भी पॉलिश करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये जो हमारे जो स्फेयर से मिलने वाले मिरर्स हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो इसकी एक्सटर्नल सरफेस पे आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। और इंटरनल सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस टाइप का मिरर जो है वो हमारा कहलाएगा कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर्स होते हैं, ठीक है। और कॉनकेव मिरर्स भी इनको कह सकते हैं, या फिर इनको कह सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स। क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स कह सकते हैं, ठीक है। इनको कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहा जाता है, ठीक। आगे देखिए, चूंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का एक सेंटर होगा अपने आप में, ठीक है, एक सेंटर होगा। इस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। क्योंकि स्फेयर है तो स्फेयर का एक सेंटर है, सर्किल होता तो भी उसका एक सेंटर होता, तो स्फेयर है उसका भी एक सेंटर, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। और जो ये मिरर हमको मिला है, और इसकी जितनी सरफेस से पॉलिश हो रही, मतलब जितनी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, भाई जितनी सरफेस पे पॉलिश होगी उतनी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो जितनी सरफेस से मिरर की रिफ्लेक्शन होगा उस एरिया को हम कहेंगे अपर्चर। क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। द एरिया, द पार्ट बाय विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर्स आर नोन एज द अपर्चर। द पार्ट ऑफ द मिरर, या द पार्ट ऑफ द स्फेयर ड्यू टू विच, या बाय विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, दैट पार्ट, दैट एरिया इज नोन एज द अपर्चर। तो वो एरिया क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। तो अच्छे से ये हमारा जो एरिया है, जितने से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, जितने भी एरिया से रिफ्लेक्शन, जितने भी पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा,
वो हमारा क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा, ठीक है ना, अपर्चर कहलाएगा। तो APERTURE ये अपर्चर कहलाएगा, ठीक है, आपको समझ लेने की ज़रूरत है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान से ज़रा, एक लाइन जो है जो इसके और इस अपर्चर का, इस पूरे अपर्चर का, जो पूरा अपर्चर है इसको नेम हम देते हैं AB नेम देते हैं। ये जो पूरा अपर्चर है AB, इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। क्या कहेंगे आखिर में, पोल कहेंगे, ठीक है। और उस बीचों बीच पॉइंट को पोल कहेंगे, ठीक। और एक लाइन जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जाएगी, ठीक है, और कहाँ ज्वाइन करेगी, पोल पर ज्वाइन करेगी। तो जो लाइन है कैसे इस तरीके से जाएगी, उस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। पोल क्या है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज पोल, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जा रही है वो लाइन हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। दैट लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे उस लाइन को, ठीक है। बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टर्म्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो आपको मैं यहाँ लिख भी दूँ, जो हमारी ये डिस्टेंस है यानी PC, जो डिस्टेंस है C, व्हाट इज C क्या है हमारा, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एंड व्हाट इज P इज द पोल। P क्या है, पोल है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो लाइन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड R को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे भी आपको पता है कि सेंटर से बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस कहा जाता है। सर्कल की रेडियस होती है, यहाँ स्फीयर है तो यहाँ स्फीयर की रेडियस है, तो इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। तो अगर हम C को डिफाइन करेंगे, C, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द center of hollow sphere of which mirror is a part। अगर हम R को डिफाइन करेंगे, R क्या है, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर is the radius of hollow sphere of which mirror is a part। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर। देख लीजिए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। ये पूरा हॉलो स्फीयर है और इसका एक सेंटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिसका मिरर क्या है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर क्या है, पूरा मिरर जो आपको दिखाई पड़ रहा है AB, जिसका मिरर एक हिस्सा है, लेकिन ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। पूरे इस हॉलो स्फीयर की रेडियस है ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इस P और C के बीचों बीच का एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है ना। खैर फोकस को दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन मैं बता दूं ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल बीचों बीच का मिड पॉइंट होता है। इसकी प्रूविंग जो है आप क्लास 12th में पढ़ेंगे जाके, लेकिन यहाँ पर 10th में इसकी प्रूविंग नहीं दी गई है, ठीक है। तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना 10th की जो है सिलेबस में है। तो F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PC हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ से, यानी F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज़ PF, तो PF इज़ एक्चुअली F, इट इज़ एक्चुअली फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो अगर आपको मैं डिफाइन बताने के लिए कहूँ तो F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PC, इसका मतलब CF इक्वल्स टू PF। CF इक्वल्स टू क्या होता है, PF होता है, एंड PF इक्वल्स टू क्या होता है, F होता है, ठीक है। CF इक्वल्स टू PF है, यानी कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। CF इक्वल्स टू PF है, ठीक है। और यानी दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं और F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PC हम कह सकते हैं। तो अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहूँ तो एक रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बिटवीन
relation between R and F. What is R here? R is radius of curvature and what is F here? F is the focal length. तो relation between R and F यानी relation between the radius of curvature and the focal length. तो radius of curvature और focal length के बीच में क्या relation होगा मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. PC हमारा पूरा radius of curvature है, तो PC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PF प्लस CF. तो PC इक्वल्स टू PF प्लस CF है. और what is PC over here? तो PC is R, that is radius of curvature, and PF and CF are equal. So PF must be equals to F and CF is also must be equal to F because both are equal in magnitude. So R is equals to twice of F हो जाएगा ना, F equals to हो जाएगा R upon 2. So focal length is equals to the half of the radius of curvature, and that is our required relation between the F and the R. And this relation verifies for both, that is for mirrors as well as for the lenses, both the two types of mirrors and for both the two types of lenses. F is focal length. So focal length is actually, we can write it here in the word form. So focal length is equals to radius of curvature whole upon 2. Radius of curvature whole upon 2. So that is the required relation between the radius of curvature upon 2. That is the required relation between the focal length and the radius of curvature. Okay. So now the different points are different. So now after this actually we have completed the center of curvature, radius of curvature, focal length and principal axis. ठीक है ना, सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो सबके डेफिनेशंस भी मैंने बता दी हैं. ठीक है, मैं एक बार सारे डेफिनेशंस को रिकैप करता हूँ बस विद इन 1 मिनट. ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा. Pole is the center of the reflecting surface of the mirror. It means of the aperture. Focal length. Focal length is the distance between the pole and the focus. ठीक है. And center of curvature is the center of C. C is center of curvature. Center of curvature is the center of hollow sphere of which mirror is a part. And radius of curvature. So radius of curvature is the radius of hollow sphere of which mirror is a part. That is actually it is radius of curvature. Principal axis, the line joining the center of curvature and the pole is known as the principal axis. Okay, इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. एंड द लास्ट डेफिनेशन दैट इज अबाउट द कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इंटरनल सरफेस and the polish is on the bulging out surface. The polish is on the bulging out surface. It means the concave mirror is a type of special mirror or spherical mirror, you can say. Concave mirror is a type of spherical mirror in which the reflection takes place from the internal surface and the polish is on the bulging out surface. यानी जो बाहर की सतह निकली हुई है, bulging out surface निकली हुई है, उस पर पॉलिश होगी और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इंटरनल सरफेस से होगा. तो ये सिंपल सा हमारा एक फिनोमिना था. ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो कॉन्केव मिरर का हो गया. अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की. तो मैं यहीं पर आपको कॉन्वेक्स मिरर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को भी समझने की ज़रूरत है. बिल्कुल इतना सा देख लीजिए ध्यान से, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. ये हमारा, अगर आपने इस साइड से काटा था तो कॉन्केव मिरर मिला था. अगर वही सेम हॉलो स्फीयर को हम इस साइड से कट करेंगे, ठीक है, जिसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो बल्जिंग आउट सरफेस से होगा और जो पॉलिश होगी वो इंटरनल सरफेस पर होगी. ये पॉलिश है इंटरनल सरफेस पर. ठीक है, ये पॉलिश है इंटरनल सरफेस पर. ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा या कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं, या आपका डाइवर्जिंग मिरर भी हम कह सकते हैं. व्हाट वी कॉल्ड इट, डाइवर्जिंग मिरर भी हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. डाइवर्जिंग मिरर है. ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये बिल्कुल अपर्चर भी की डेफिनेशन भी सेम होगी इसके लिए. द पार्ट ऑफ द मिरर बाय विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज द अपर्चर एंड पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आपने निकाला है कॉन्वेक्स मिरर, जो पार्ट आपने निकाला है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का जो पार्ट आपने निकाला है इसमें आपने पॉलिश किया है इंटरनल सरफेस पर और रिफ्लेक्शन हो रही है बल्जिंग आउट सरफेस पर. लेकिन है तो ये इस पूरे हॉलो स्फीयर का ही पार्ट ना. तो इसका हॉलो स्फीयर का एक सेंटर था, तो जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक कॉन्केव पार्ट के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये कॉन्वेक्स पार्ट के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा. ठीक है, बट इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है आप देख सकते हैं, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग आउट सरफेस है, बाहर की तरफ है. तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं बाहर भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो जितनी दूरी पर यहाँ पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है था
उतनी दूरी पर एक इमेजिनरी हम इसका बाहर की तरफ एक जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट करेंगे, उतनी ही डिस्टेंस पर लेट करेंगे, ठीक है। और इसको जो है वो हम मानेंगे ये हमारा वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। क्यों वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला मैंने? क्योंकि इसका रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जो है वो कहाँ है? स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर है। लेकिन उसको हम क्यों कंसीडर नहीं कर सकते? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होना है वो एक्सटर्नल सरफेस से होना है, बाहर की सरफेस से होना है, बल्जिंग आउट सरफेस से होना है, पॉलिश इंटरनल सरफेस पर है। तो हमको जब यहाँ से हमको रिफ्लेक्शन कराना है तो हमको जो सी है, एफ है, वो हमको बाहर की तरफ लेट करने पड़ेंगे और उतनी डिस्टेंस पर हम लेट करके चलेंगे जितनी डिस्टेंस पर मिरर हॉलो स्फीयर के अंदर अवेलेबल थे। तो लेकिन ये हमारा वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और ये रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे पी और सी के बीच में, कॉन्केव के लिए पी और सी के बीच में बीचों बीच में मिड पॉइंट था जिसे हम फोकस कहते थे, वैसे ही यहाँ पर भी बीचों बीच में मिड पॉइंट होगा जिसे हम फोकस कहेंगे। और ये फोकस हमारा जो है वो रियल फोकस है। कैसा फोकस है? रियल फोकस है। लेकिन इस रियल फोकस से हम कुछ नहीं लाभ ले सकते हैं, तो हमको एक बाहर की तरफ एक इमेजिनरी फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा। सी डैश एफ डैश हमने इसको माना, इसको ले लिया सी डैश एंड इसको ले लिया एफ डैश। ये भी हमारा वर्चुअल फोकस है, ठीक है ना, वर्चुअल फोकस है ये भी। इससे हमें खैर कोई लेना देना नहीं होगा, हम बाकी सारी चीज़ें तो इसी से लेट करेंगे, इसी से मानेंगे, ठीक है। लेकिन कंसिडर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें सी और एफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ लेना पड़ेगा, वर्चुअली लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर था। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेंगी बट द डेफिनेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर इज चेंज्ड। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन चेंज रही। कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्जिंग आउट सरफेस। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्जिंग आउट सरफेस। तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये बल्जिंग आउट सरफेस है, बाहर की तरफ निकली हुई सरफेस है, बल्जिंग आउट सरफेस, आउट सरफेस। तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्जिंग आउट सरफेस एंड द पॉलिश इज ऑन द इंटरनल सरफेस। पॉलिश जो है वो कहाँ पर होगी? इंटरनल सरफेस पर टेक्स प्लेस होगी, ठीक है ना। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। मैंने कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों स्फेरिकल मिरर्स कवर कर दिए। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक that is rules for the image formation by the concave mirror, rules for the image formation by the concave mirror, and then I will proceed for the ray diagram. Ray diagram, it means formation of image by the under the different conditions by the concave mirror, and then the sign conventions, ठीक है ना। In my next video I will cover the three most important topics ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है, जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो बिल्कुल वहीं से बनता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी साइन कन्वेंशंस पर बेस्ड होते हैं। रे डायग्राम आता है जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। 6 रे डायग्राम्स होते हैं कॉन्केव मिरर के केस में, ठीक है ना। तो अपडेट के लिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।